हेलो, वेलकम, नमस्ते टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ विद इन द लाइफ। एक ऐसा पॉडकास्ट जहां आप सीखेंगे जीवन के अर्थ को, जहां आप जानेंगे सनातन धर्म को और देखेंगे मोटिवेशन से जुड़ी कई वीडियोस और जानेंगे उन हस्तियों को जिन्होंने जीवन को जीने का नया तरीका सीखा। इसी कड़ी में आज हमारी सबसे स्पेशल और पहली गेस्ट है प्रोफेसर नीरा मिश्रा जी, द्रौपदी ट्रस्ट की चेयरपर्सन। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए और आपके इस नए प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं, बिना किसी इंट्रोडक्शन के सीधा नीरा मैम से जानेंगे। मैम, आज हम आपको एज अ चेयरपर्सन जानते हैं कि आप द्रौपदी ट्रस्ट की चेयरपर्सन हैं। आपने रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी, आपने कई लेसन्स दिए, कई बुक्स लिखी, पर क्या ये जर्नी इतनी आसान थी? कैसे आसान कहना ठीक होगा? देखिए, जब भी आप कोई हट के काम करते हैं और जो रन ऑफ द मिल नहीं जाते हैं तो आसान तो नहीं कह सकते, आसान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप एक समाज के जो एक माने हुए मापदंड है उससे थोड़ा सा अलग करके कुछ करना चाहते हैं। सबसे बड़ी आप ये बात समझ लें कि हमारे यहाँ एक प्रथा है कि लड़की ने कॉलेज करा, स्कूल करने के बाद कॉलेज करते ही उसकी बात हो जाती है कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। अब ये डिसीजन कि मैंने शादी नहीं करी क्योंकि मेरा एक और लक्ष्य था, तो इसलिए वो भी एक बड़ी आसान कहनी चाहिए डिसीजन नहीं थी, तो आसान नहीं था। मैम, ये सोच कब उभरी कि मतलब कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है? देखो, बचपन से ही मेरा एक सौभाग्य रहा है कि मैं ऐसे स्थान से मेरा एक कनेक्शन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्राचीन साम्राज्य हुआ करता था और वहाँ का इतिहास और वहाँ का संस्कृति और वहाँ का अध्यात्म पूरे विश्व को उसने प्रभावित किया है। तो वहाँ से आने के मेरा संपर्क होने से मुझे बचपन से ही कुछ ऐसी बातें मेरे को समझ में आई, बातें मुझे जानने को मिली मेरी दादी से और मेरे घर के माहौल में, कि मुझे लगा कि मेरा मन उस तरफ चला गया कि मुझे कुछ अलग करना है और मुझे इसी अध्यात्म, इसी इतिहास और इसी संस्कृति के बारे में कुछ आगे खोज करके लेके जाना है। तो बहुत बचपन से मतलब ये आइडिया था। और एक्चुअली मेरे फादर का तो बड़े सपने होते हैं, जैसे हर पापा के, मैं आईएएस बनूं या मैं डॉक्टर बनूं, तो बेस्ट ऑफ एजुकेशन, मेरे को कॉन्वेंट एजुकेशन मिली। और एक और दृढ़ निश्चय मेरा जब हुआ, जब कॉन्वेंट में पढ़ने के बाद मुझे लगा कि जो मुझे पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत है जो हमारी संस्कृति, सभ्यता और इतिहास है। तो मेरे मन में हमेशा एक तरह का वो था कि मैं ऐसा क्यों ना कुछ करूं कि लोगों तक ये ज्ञान जाए। और इसका सौभाग्य मुझे जब मिला कि जब मेरे आईएएस की परीक्षा देने जा रही थी, बड़ी जोर की बारिश हो गई और मैं परीक्षा नहीं दे पाई, तो मैंने कहा देखो, भगवान नहीं चाहते कि मैं आईएएस बनूं। मैम, अभी आपने अध्यात्म की बात करी। आमतौर पे क्या होता है, हम सोचते हैं जब भी अध्यात्म की बात होती है तो हमें घर छोड़ना है, हमें पहाड़ों पे जाना है। अध्यात्म का सही अर्थ क्या है? देखिए, अध्यात्म का सही अर्थ है कि जो हमारी यूनिवर्सल फिलॉसफी को, उसको अध्यात्म हम अंग्रेजी में फिलॉसफी कहेंगे। तो फिलॉसफी कहाँ से आती है? आप चिंतित कब होते हो और आपकी भावनाएं कब उथल पुथल होके या तो किताबों में आती है या कविता में आती है या आप संन्यास लेने लगते हो, ठीक है ना? वो एक अनुभूति होती है। तो अध्यात्म वो है जो सदियों की अनुभूति से निचोड़ निकाल के हमारे ऋषियों ने हमारे ग्रंथों में लिखा है। और वेद जो थे, हमारे वेदों में हमारा जो विज्ञान है और ज्ञान है उसके बारे में लिखा, लेकिन उसके बारे में लिखने के साथ साथ उनका जो अनुभूति हुई और उसको जब उन्होंने एक्सप्लेन करा तो वो एक अध्यात्म बन गया कि संस्कृति क्या है, प्रकृति क्या है, ब्रह्मांड क्या है। बहुत सारे लोगों में एक आइडिया भी होता है कि ब्राह्मण वो है जो जन्म से है, लेकिन एक्चुअली ब्राह्मण वो है जिसको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान था और उस ब्रह्मांड के जो प्रिंसिपल्स थे, जो उसके धर्म थे। धर्म का मतलब भी वही होता है
कि प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक हमारी प्रकृति के, ब्रह्मांड के, नक्षत्रों के, ग्रहों के, पेड़ पौधों के, नदियों के, इनके एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं, नेचर, वो प्रकृति है। वो प्रकृति का ज्ञान होना, ब्रह्मांड का ज्ञान होना ब्राह्मण है, और जो ब्रह्मांड का ज्ञान सही मायने में प्राप्त कर लेता है, उसके लिए मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सब में वही आत्मा दिखती है। तो सार अध्यात्म का ये है कि जो वासुदेव कुटुंबकम की जो बात होती है कि हर प्राणी में, हर जो भी जीवित है, जो भी इस धरातल पे है, उसमें वही आत्मा है। आत्मा अलग अलग रूप में आती है, अपना कार्य, अपनी उसकी जो उसको जो विधि है वो पूरा करके और आगे बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती जाती है। हमारे तो मोक्ष का भी, जैसे कि आपने बताया अध्यात्म के बारे में, क्या कभी आपको रोका नहीं गया? क्योंकि जैसे ये जर्नी इजी नहीं थी आपके लिए, पर कई बार आपको आई एम श्योर लोगों ने बोला होगा कि आप इस थॉट पे जा रहे हैं कि गलत है। आपके साथ भी ऐसा हुआ कभी? बिल्कुल, हमेशा शुरू से ही तो रोका टोका तो घर से ही जाता है ना, कि अरे ये क्या है, ये मतलब इसका दिमाग पागल हो गया है, बोलते हैं शादी नहीं करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, हम अपना कुछ बना के करेंगे। तो ऑब्वियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट, घरों में जो मासी होती है या बुआ होती है या ये सब लोग होती है, तो डैडी को मैं बहुत प्रेशर डालती थी। लेकिन मेरे डैडी की एक ही बेटी थी 4 भाई बेटों में, तो मेरे फादर को मेरे ऊपर बड़ा विश्वास था कि हो सकता है उनको भी बड़ा अध्यात्म और इस सब चीज का ज्ञान था। तो किसी ने उनको पत्र देख के भी लोग बताते हैं कि भाई इसकी लाइफ में कुछ अलग है, तो वो मुझे बड़ा प्रोत्साहन देते थे। हाँ, मदर की तरफ से बहुत इश्यूज आती थी, तो लेकिन जब डैडी उनको समझाते थे कि देखो वो खुश जब ही रहेगी, जो वो क्या करना चाहती है उसको हम करने देंगे, हम उस पर जबरदस्ती कुछ थोपेंगे तो वो नहीं। और फाइनल डिसीजन मैंने एक्चुअली तभी लिया, शादी नहीं करके और फुल टाइम इसमें जाने का, कि जब मैंने कहा नहीं 2-3 प्रयास पिताजी के फेल हो गए, RBI की एग्जाम में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, मैं नहीं दे, मैं जा ही नहीं पाई एग्जाम में। तो फादर रिटायर होने के बाद शिफ्ट कर रहे थे कि भाई हम लोग कैनेडा में थे, यहाँ अपने हमारी जो प्राचीन जगह है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, काम्पिलिया प्राचीन साम्राज्य, उसके हम पास रहे। और दिल्ली ऐसी जगह है जहाँ एयरपोर्ट है, कनेक्टिविटी, हम कहीं भी जा सकते हो, और यूपी के पास है। एक मेरी मदर ने बड़ी अजीब बात कही थी कि मेरे 4 भाई मैंने कहा, माँ ने कहा, और सब विदेश चले गए, सब अलग सेटल हो गए सब। मैं मतलब आपको बहुत ही सचमुच पर्सनल बातें इसलिए बता रही हूँ कि लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक माँ बाप 5 बच्चों को बराबर से बड़ा करते, सब चीज उनका ख्याल रखते, लेकिन 5 बच्चे मिलकर माँ बाप को नहीं देख सकते। वो बात मुझे बड़ी खटकी, बहुत खटकी। मैंने कहा देखो, सारे भाई बाहर चले गए, सब अपनी शादी हो गए, सेटल हो गए, जब उनका मन आता है साल में, 2 साल में, 4 साल में एक बार कभी आ जाएंगे, 2 दिन को 1 दिन को आएंगे। तो मैंने कहा कि पापा ने अब आप रिटायर हो गए, अब मैं जो चाह रही थी करना, मुझे वो करना है। एजुकेशन वाइज उन्होंने मेरी पूरी जो इच्छा, मैंने मैनेजमेंट भी करा, मैंने MA भी करा, B.Ed भी करा, और मुझे आपके साथ ही रहना है। तो हम लोग दिल्ली आ गए, और वो मेरा फाइनल डिसीजन था। और आपने कहा अध्यात्म करने से आदमी संन्यास ले लेता है। देखिए हमारे आमतौर पर सोचिए, हमारे 4 वर्ण माने जाते हैं ना, ब्रह्मचार्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वनस्प्रथा, उसके बाद संन्यास। तो आपको कहना चाहिए कि मैंने ब्रह्मचार्य के बाद गृहस्थ ना चुन के डायरेक्ट वनस्प्रथा चुना। तो मैं वनस्प्रथा मतलब कि आप सोसाइटी से जुड़ गए। आपने जब अपना गृहस्थ जीवन निभा लिया, तब आप सोसाइटी के पास जाते हो, जब सब सोसाइटी का आप जितना कर सकते हो करते हो, तब आप जाके एक स्थान पे बैठ के आप बन जाते हो ब्रह्मचारी एक तरह से। तो वो मैंने वो एक स्टेप छोड़ के मैं तीसरे स्टेप पे आ गई, क्योंकि मैंने कहा कि बचपन से मैं जब भी कोई आर्टिकल पढ़ती थी या जब भी मैंने साइंस भी पढ़ा स्कूल में, तो मुझे हमेशा उसमें वो दिखता था कि हमारी जो जिंदगी है, हम जो है ये शरीर नहीं है। मुझे हमेशा लगता था मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से बियॉन्ड हूँ, और मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। क्योंकि जब भी कभी किसी को दुख में देखती थी तो मुझे बड़ी तड़पन होती थी कि मैं इसको कैसे हेल्प करूँ,
मैं कुछ ना कुछ तो कर सकूं इसके लिए। मेरा डॉगी होता था, उसको जब भी चोट लगती थी मुझे इतना रोना आता था, कहती ये तो ऐसे रोती थी, इसका बच्चा रो रहा है, इसका बच्चे को चोट लग गई है। तो ये छोटी छोटी कनेक्टिविटी। यस यस मैम, और क्या क्या स्ट्रगल्स थे यहाँ तक आने के लिए? हाँ देखिए, स्ट्रगल्स मुझे सबसे पहले तो मैंने कहा कि वो जो घरेलू इश्यूज थी उनको सॉर्ट आउट करा कि ये क्यों नहीं मान रही है और क्यों नहीं शादी कर रही है, वो जब ओवरकम हो गया, हम यहाँ आ गए। तो एक अनमैरिड लड़की के लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मैरिड लड़की जब काम कर रही है कहीं कहीं तो वो लोग सोचते हैं कि भाई तो फैमिली में है और भाई टाइम पास के लिए भी काम कर रही है। लेकिन हमारे साथ ये प्रॉब्लम दो आती थी कि जो मैं बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ ऑर्डर करती थी, आई वाज चोजन, मुझे सिडबी ने चूज करा था टू बी एन एंटरप्रेन्योर। इनके प्रोजेक्ट था कि विमेन को प्रमोट करने के लिए। तो मैं 120 गर्ल्स में से 21 चुनी गई थी, उसमें मैं एक थी। और फिक्की जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, वहाँ इनकी सिलेक्शन हुआ, वहाँ इनकी ट्रेनिंग हुई और मेरे ट्रेनर थे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, मतलब जो टॉप लेवल के ऑफिसर थे वो हमारे ट्रेनर थे। तो जब मैं सक्सेसफुल होने लगी तो मुझे दो समस्याएं आने लगी। मैं बड़ी कंपनी में जाती थी, उनको लगता था कि इसको बड़ा ऑर्डर अगर हम देने लगेंगे, कल को ये शादी करके चली जाएगी तो फिर हमारा तो गड़बड़ हो जाएगी। और इधर जब मैं सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करती थी तो जो लोग से मैं कंपटीशन करके लेती थी, यू वोंट बिलीव, मेरे कंपेटिटर्स जो आज की लीडिंग एड एजेंसीज, मैकन एरिक्सन, लिंटास, ONM, उनसे मेरी कंपटीशन होती थी। तो वो लोग हमेशा एक वो था कि हाउ शी सक्सेसफुल, कैसे सक्सेसफुल हो रही है। मतलब इनडायरेक्टली उनको ये था कि एक लड़की अपने बलबूते पे, अपनी बुद्धि से, अपने श्रम से जीवन में सफल नहीं हो सकती। मैम, तो आपकी बात सुन के एक सवाल आया मन में, पर्सनल क्वेश्चन है बट फिर भी पूछना चाहूंगी। तो क्या अभी भी ऐसा बोला जा सकता है कि लड़कियों को अभी भी कम आंका जाता है? डेफिनेटली, मैं तो खुद देखती हूँ रोज, क्योंकि हर जगह हम सुनते हैं वुमेन पावर, वुमेन इक्वालिटी, सब कुछ इक्वल है। पर आपकी बात, नहीं, ये सब कहने की बातें हैं कि इक्वल है। मैं बताऊं कि जो पढ़े लिखे घर के बच्चे हैं, पढ़े लिखे घर में माँ बाप जो है, वो इक्वालिटी, जैसे मेरे फादर ने मुझे हमेशा बच्चों भाई से कम कभी नहीं आंका, ठीक है। लेकिन जो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है और जो बहुत ज्यादा कहते हैं मिडिवल माइंडसेट में अभी भी बैठे हैं। देखिए, हमारे समाज में एक चीज हमें जाननी चाहिए, अगर आप सचमुच सनातनी धर्म को मानते हो और वैदिक को मानते हो तो आप देखोगे कि वेद में भी लिखा है कि लड़की को पहले पढ़ाओ लिखाओ, सक्षम बनाओ, क्योंकि उस समय स्वयंवर की प्रथा होती थी, उस समय गंधर्व विवाह होता था। तो लड़की जब तक सक्षम नहीं है, और एक सक्षम लड़की जब दूसरे के घर में जाती है तो अपना नाम ऊंचा करती है, परिवार का नाम ऊंचा करती है, और जिस घर में जाती है उसका नाम ऊंचा करती है, क्योंकि वो फैमिली को अच्छी तरह से रख सकती है। तो हमारी जो ये सब घटिया दूसरी बातें आई हैं, ये जब हमारे ऊपर आक्रमण हुए तो लड़कियों को, महिलाओं को बचाने के लिए उनको घर के अंदर रखा गया। पर्दा सिस्टम भी तभी आया, एजुकेशन तभी अफेक्ट हुई महिलाओं की, ठीक है ना। तो वो जो लोग हैं जो उस चीज से उभर नहीं पाए, उन्हीं घरों में होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस नॉर्थ इंडिया में ऐसे लोग ज्यादा हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा विध्वंस हुआ था। आप साउथ में देख लो, वेस्ट में देख लो, गुजरात में देख लो, विमेन के ऊपर इतने पाबंदी नहीं है। ये तो है, साउथ में भी, वेस्ट में भी, सब जगह इतनी पाबंदी नहीं है। लेकिन नॉर्थ में ये इश्यू है और नॉर्थ में ही हमको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और अभी भी लड़कियों के ऊपर, क्योंकि वो अपने बलबूते पे अगर करती हैं तो क्वेश्चन मार्क तो लगाए जाते हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि अगर आपके मन में सच्चाई है और आपके साथ जो आपकी फैमिली है, चाहे वो माता पिता हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे भाई हो, वो आपकी भरोसा करते हैं, तो दुनिया की कोई भी चीज आपको डगमगा नहीं सकती। तो अगर इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं कि मतलब अभी भी इक्वालिटी नहीं है, तो एक बार हमें पास्ट में भी जाके देखना चाहिए। बिल्कुल, पास्ट में जाके देखना चाहिए, बिल्कुल, कि हमारी महिलाओं की क्या स्थिति थी। और अब एक छोटा सा, एक बहुत अच्छा बदलाव आया है। जब मैंने अपना ट्रस्ट शुरू करा था
20 साल पहले शुरू करा था। तो मेरा यही मकसद था कि मैंने जो फील करा, और द्रौपदी पे भी मेरी रिसर्च उसी से रिलेटेड थी, वो किसी और दिन बताऊंगी आपको, कि हम लोगों को सक्षम बनाएं नॉलेज और स्किल, हुनर और ज्ञान, दोनों चीज से। तो वो अपने आप में जब दोनों चीज सीख जाएंगे तब वो आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे ट्रस्ट उसी से शुरू हुआ। और आज जब हम सुनते हैं कि मोदी जी ने अभी लेटेस्ट जो बात कही है, विमेन लेड डेवलपमेंट, कि महिलाएं अब बराबर का हिस्सा ही नहीं, वो महिलाएं आगे आगे चल के जो हमारी प्रोग्रेस है उसमें भाग लेंगी। मतलब विमेन लेड डेवलपमेंट होगा, जो भी हमारी प्रगति हो रही है वो महिलाओं द्वारा उसका लीडरशिप होगा। ये बहुत पॉजिटिव आ रहा है। तो जब टॉप से ये सब बातें आती हैं तो जो घटिया नुस्खी विचार के छोटे मोटे लोग हैं उनको आस्ते आस्ते हम लोग किनारे कर सकते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हमेशा परेशानी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, कभी कभी जड़ को भी जान लेना चाहिए। ये तो थी मीरा जी के लाइफ स्ट्रगल की बात, लेकिन आपको बता दें कि इन्होंने वेद, पुराण, रामायण और महाभारत और अनेकों प्राचीन ग्रंथों को विशेष तौर पे अपने जीवन में उतारा और उनकी लर्निंग्स को न केवल खुद को सीखा, दूसरों को भी सिखाया। जब मैं पहली बार उनसे मिली थी तो उन्होंने महाभारत से जुड़ी एक कहानी सुनाई थी और मैं चाहती हूँ कि वो कहानी खुद वो सुनाए। कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि घर में महाभारत नहीं रखनी चाहिए, इससे लड़ाई होती है, इससे कलह होती है। लेकिन जब मैं मीरा जी से मिली तो मेरा ये परसेप्शन पूरी तरह बदल गया। मैम, मैं चाहती हूँ कि आप वो कहानी सुनाएं। मैं ये कहानी नहीं है, ये मेरा शोध का विषय है। तो महाभारत ग्रंथ है। महा का मतलब तो लड़ाई नहीं होती, भारत का मतलब भी लड़ाई नहीं होती। तो महाभारत को लड़ाई का ग्रंथ क्यों कहा गया? तो लड़ाई तो रामायण में भी है। कभी आपने सुना है किसी से कहते हुए कि रामायण हो जाएगी? नहीं, जबकि आमतौर पे कहा जाता है रामायण को घर में जरूर रखिए। अब देखिए कि फिर लोग से जब मैंने कहा तो कुछ लोगों का तर्क होता है कि इसमें भाई भाई लड़े और ये भाई भाई की पावर की लड़ाई थी। तो मेरा सवाल उनसे ये है कि रामायण में विभीषण और रावण भाई भाई नहीं थे, वो भी तो पावर स्ट्रगल था। सुग्रीव और बाली भाई भाई नहीं थे, वो भी पावर स्ट्रगल था। ठीक है। और वहां पे 4 रघुवंशी साथ रहे क्योंकि उनकी चारों की शादी 4 बहनों से भी हो गई थी, ये एक एडवांटेज था। यहाँ पे 5 पांडव एक साथ रहे। तो जो भाई धर्म को मानते हैं वो साथ रहे, लेकिन जिनको पावर का स्ट्रगल था, जिनको की सत्ता पानी थी, उनमें आपस में फूट तो हुई गई। तो दोनों में ये हुआ। तो ये कहना बहुत अनुचित है कि महाभारत हो जाएगी, क्योंकि महाभारत ग्रंथ की शुरुआत में लिखा गया है कि ये हमारा इतिहास है, पहली बात। दूसरा, दुनिया का ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो इसमें है, और जो ज्ञान इसमें है वो ज्ञान आप दुनिया के कहीं भी खेत में जाओगे, कहीं ना किसी फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो महाभारत एक इतना पावन ग्रंथ है कि उसके हर एक सेक्शन को, जैसे कि रामायण के सेक्शन को हम खंड कहते हैं, है ना, बालखंड, उत्तराखंड, लंका खंड, कांड कहते हैं, किष्किंधा कांड कहते हैं। लेकिन महाभारत के हर एक सेक्शन को हम पर्व कहते हैं कि ये उद्योग पर्व है, ये आदि पर्व है और ये शांति पर्व है। जिस ग्रंथ ने हमें शांति पर्व दिया है, जिस ग्रंथ ने हमें लड़ाई होने से पहले एक बहुत बड़ा प्रयास श्री कृष्ण करते हैं शांति दूत जाके कि भाई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब धर्म को बचाने के सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं तो धर्म को बचाने के लिए युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। लेकिन उसमें भी उन्होंने बता दिया कि तुम युद्ध कर रहे हो उस धर्म को बचाने, लेकिन उस धर्म को जानो कि तुम कौन हो, ये लोग कौन हैं, तब तुम समझ पाओगे। तो जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए तब उन्होंने ये जो उनको गीता का ज्ञान दिया, इस ज्ञान दुनिया में किसी ग्रंथ ने कभी किसी ने नहीं दिया।
तो ये हमारे अध्यात्म का कहते हैं कि निचोड़ ही नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा ज्ञान है। तो जिस ग्रंथ में ये इतना बड़ा ज्ञान है और इसका नाम ये बदनाम क्यों हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि जब अकबर का रूल आया तब तक बहुत सारी अटैक्स हुए, हमारी शिक्षा प्रणाली को तोड़ दिया, हमारे मंदिर जहाँ पे विद्या मंदिर को तोड़ दिया, हमारे ग्रंथ तोड़ दिए, हमारे मतलब जो लोग पढ़ाने वाले थे उनको नष्ट कर दिया, हर चीज में उथल पुथल आ गई। अकबर के टाइम आते आते स्ट्रैटेजी बदल गई। अकबर की स्ट्रैटेजी ये थी कि हम इनके साथ मिलके इनकी लड़कियों से, इनकी बहनों से शादी करके, इनसे मेल मिलाप करके हम इनको बदल देंगे और हम इन पे राज करेंगे। साथ साथ उसने हमारे ग्रंथों को ट्रांसलेट करके उनसे नॉलेज जानने की कोशिश करी। अकबर जी पढ़े लिखे तो थे नहीं, उनको तो विजुअल आता था, तो उन्होंने पर्शियन आर्टिस्ट बुलाए, हमारे कुछ पंडित लिए, उनके कुछ स्कॉलर आए पर्शियन, और उन्होंने रामायण, महाभारत, पंचतंत्र वगैरह को ट्रांसलेट किया। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब उन्होंने महाभारत का ट्रांसलेशन हुआ, जो कि उनके पर्सनल सुपरविजन में 4.5 साल लगे थे, जिसको बदायनी और अबुल फजल उसको पूरा कर रहे थे उनके उसमें, उस किताब का नाम और उसके जितने भी चित्र हैं, क्योंकि वो मेंटली उनका माइंड था कि लड़के लेना है, सब कुछ लड़ाई कर पाने में सारे सीन्स आ गए। तो 90% उस किताब की जो ड्राइंग्स थी वो लड़ाई की थी, और उन्होंने उसका नाम लिख दिया रज़मनामा। रज़मनामा ट्रांसलेट मीन्स, नामा मीन्स कहानी और रज़म मीन्स वॉर, तो लड़ाई की कहानी, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं बुक ऑफ वॉर। तो जब उन्होंने ये किताब का नाम ये लिख दिया और उसको उन्होंने बहुत कॉपीज बनाई, अपने बेटे को दिए, अपने नोबल्स को दिए, सारे जो इनके वो थे सेनापति वगैरह सबको दिया, और इबादत खाना जो फतेहपुर सीकरी में था वहाँ पे एक तरह की इंडस्ट्री बन गई, इसकी कॉपीज बनती गई। आज आप किसी भी लाइब्रेरी में चले जाओ, आपको रज़मनामा का कोई ना कोई सेक्शन मिल जाएगा। तो इतना इसका प्रचार प्रसार हुआ कि लोगों के, इवन हमारे सनातनी लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बदल गया। क्योंकि हम अगर आपसे कह दें कि इस पानी में मक्खी गिर गई, तो चाहे नहीं गिरी होगी, आपके दिमाग में ये आएगा अच्छा मक्खी शायद गिरी होगी, हम इसको नहीं पीते, ठीक है। तो क्योंकि हम अपने संस्कृति और इतिहास से वंचित थे, हमें एक गलत तरह की धारणा में डाल दिया गया और ये बता दिया गया कि ये तो लड़ाई करता है, केवल पेड़ देखा, जड़ को नहीं जाना। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात यह है कि जब मैं इस पे रिसर्च कर रही थी, तब मैंने देखा कि रज़मनामा की शुरुआत में ही, आरंभ में ही एक प्रीफेस लिखा जाता है, भूमिका लिखी जाती है। उस भूमिका में ये लिखा हुआ है साफ साफ, अबुल फजल और बदायनी दोनों लिखते हैं कि अकबर ने ये ग्रंथ को पर्शियन में और ये ड्राफिक में ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि वो जानते थे कि भारतवर्ष का सबसे पावन ग्रंथ ये है, ये हर घर में रोज पढ़ा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ज्ञान की बात है। इसलिए उन्होंने इसका ट्रांसलेशन कराया और इसलिए उन्होंने भ्रमित नाम रखा। तो उससे हमारे लोग भ्रमित होके आज भी ये कहते हैं, उस पावन ग्रंथ को वो कहते हैं घर में नहीं रखेंगे। अगर रामायण और महाभारत, वेद, ये सब पुराण, ये हमारे इतिहास है, ये हमारे ज्ञान की कहते हैं कोश है, इनको अगर हम नहीं रखेंगे अपने घर में, और आप देखिए अगर आप किसी वास्तविक चीज को ठीक से नहीं जानेंगे तो आप उसको रिपीट करेंगे। पर्सन हु डज नॉट नो हिज हिस्ट्री इज बाउंड टू रिपीट इट। कहते हैं ना कि जिसको अपना इतिहास का ज्ञान नहीं है वो इतिहास दोहरा सकता है। इसलिए इतिहास दोहराया गया है। और क्योंकि हमारे नेता, हम ये बात भी थोड़ा पॉलिटिकल है लेकिन महाभारत से लिंक्ड, क्योंकि आपने सवाल पूछा है, मेरी लास्ट किताब थी कनेक्टिंग विद द महाभारत, जिसमें मैंने महाभारत ग्रंथ को एक अध्यात्म छोड़ के मैंने उसको ये जो आपको बता रही हूँ एनालाइज करके, और उसका डेट क्या है और उसके प्रमाण क्या है कि ये इतिहास है, आर्ट द्वारा, एपिग्राफी द्वारा, आर्कियोलॉजी द्वारा, टेक्सचर्स द्वारा लिखा है। उसमें मेरे एंडिंग में मैंने एक ही बात लिखी कि क्योंकि हमारे नेता लोगों ने
अपना महाभारत ग्रंथ नहीं पढ़ा था, यही वजह थी कि हमारे देश का विभाजन हुआ। क्योंकि महाभारत में जब कुरुक्षेत्र का कुरु राजपथ का विभाजन होके इंद्रप्रस्थ अलग बना, कुरु अलग बना, तो कोई शांति फैली नहीं। इनफैक्ट वो लड़ाई की जड़ बन गई। तो आज हमारे साथ जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का इशू है, वो लड़ाई का इशू इसीलिए है कि हमने अपने इतिहास से सीखा ही नहीं कि विभाजन कोई भी हल नहीं है। हमको अपने देश के लोगों को सही ज्ञान देना चाहिए। तो महाभारत मेरे लिए सबसे प्रिय ग्रंथ है, क्योंकि ये हमें सबसे ज्यादा ज्ञान देता है। और मुझे सबसे बड़ा दुख होता है जब हम किसी नेता या किसी से सुनते हैं कि महाभारत हो जाएगी, और हम नहीं कहते वो कहे कि रामायण हो जाएगी, कभी नहीं कहे, लेकिन वो ये कभी नहीं कहे इस संदर्भ में कि लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि ये लड़ाई की किताब नहीं है, ये शांति की किताब है। शांति पर बताता है, ये शांति की किताब है। शांति दूत श्री कृष्ण जाके शांति का प्रस्ताव लेके जाते हैं, तो ये शांति की किताब है। लेकिन शांति जब तक कायम रहती है जब तक हमारा धर्म कायम रहेगा। जिस दिन धर्म पे आघात होगा, उस दिन धर्म के लिए हमें युद्ध करना, ये हमारा धर्म। इसलिए महाभारत ग्रंथ हर स्कूल में, हर कॉलेज में पढ़ानी चाहिए और हर घर में इसको रखना चाहिए। आपने महाभारत के बारे में इतनी सारी खूबसूरत चीजें बताई। अब आपसे आपका पर्सनल व्यू जानना चाहूंगी, जो आपको महाभारत के बारे में बहुत पसंद है, और एक नेगेटिव चीज जानना चाहूंगी जो आपको लगता हो कि शायद ये नहीं होना चाहिए, ऐसा बदला जा सकता था महाभारत ग्रंथ में। जी पहले नेगेटिव बताती हूँ, क्योंकि बाद में हम खुशी से एंड करेंगे पॉजिटिव में। नेगेटिव में ये है कि मुझे एक चीज वेद व्यास ने तो फिर सच्चाई लिखी है, क्योंकि महाभारत ग्रंथ आई विटनेस अकाउंट है। वेद व्यास 4 जनरेशन से, मतलब वो खुद सत्यवती के बेटे थे, फिर ये सब ये बेटे थे, ये पोते थे, तो उन्होंने सच्चाई लिखी है। मुझे लगता है कि जो आज लांछन लगता है कि काश द्रौपदी ज्यादा नहीं बोलती हो, ज्यादा नहीं हंसती, ये मुझे गलत चीज है, क्योंकि वो ना बोली ना वो हंसी। दुर्योधन जब खुंदक होके इंद्रप्रस्थ की सुंदरता और इंद्रप्रस्थ का प्रोस्पेरिटी देख के जाता है और अपने पिताजी से बोलता है कि वो मुझ पे हंसी, जबकि वो वहां थी ही नहीं, उसका जो इंडिकेशन था। एक ये चीज मुझे लगता है कि अगर वेद व्यास वहां बहुत डायरेक्टली बोल देते कि भाई वो जो उनकी दासी थी, उन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। दूसरी बात मुझे जो खराब लगती है कि धृतराष्ट्र को थोड़ा दूरदर्शिता दिखानी चाहिए थी, भाइयों में सुलह करानी चाहिए थी, और पांडव तो इतने धार्मिक थे कि वो कभी भी अपने भाई का डिनाई नहीं करते। उनको विभाजन नहीं करना था, उनको वो करना था जो पांचाल के राजा ने किया, क्योंकि जब कुरु और पांचाल अलग हुए, वहां के राजा के 5 बेटे थे, उन्होंने 5 अंचल बनाए, इसीलिए उसका नाम है पांचाल। बहुत से लोग पांचाल को पंजाब से कंफ्यूज करते हैं। पंजाब है आब, मतलब नदी का, 5 नदियों का मेल, ये पांचाल। तो उसने अपने 5 बच्चों को अलग अलग जगह देके पहला कॉन्फेडरेशन ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री बनाया। तो उनको एक कॉन्फेडरेशन बना के उसका विभाजन नहीं करना था। मुझे लगता है ये 2 त्रुटि मुझे लगती हैं। लेकिन क्या है कि वेद व्यास ने तो वही लिखा जो पात्र ने करा, उन्होंने अपने मन से कुछ नहीं लिखा, लेकिन बस क्योंकि वो उतने ज्ञानी नहीं थे वो लोग, इसलिए ये बात हुई। अच्छी बात तो मुझे महाभारत की हर एक बात अच्छी लगती है। मुझे शांति पर बहुत अच्छा लगता है। मुझे द्रौपदी और कृष्ण की जो 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 एक जेंडर इक्वालिटी का जो प्राइम एक एग्जाम्पल है, सिंबलिज्म, कि एक महिला और एक पुरुष जब एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, वो साक्षात श्री थी, और उनकी जो एक इंटेलेक्चुअल, कहते हैं कृष्ण ने द्रौपदी को इंटेलेक्चुअल पार्टनर का जो दर्जा दिया, उन्होंने दिखाया कि कोई भी महिला अगर वो सक्षम है और वो इंटेलिजेंट है और वो ज्ञानी है, मतलब तो उसको वो दर्जा मिलना चाहिए। तो द्रौपदी को जो उन्होंने वो दर्जा दिया एज एन इक्वल पार्टनर, वो जो वर्ड उन्होंने यूज करा, सखा और सखी, इससे बढ़िया एक उदाहरण किसी मेल और फीमेल के रिश्ते का नहीं हो सकता। मैं तो कहती हूँ कि हस्बैंड वाइफ भी अगर सखा सखी बन जाए, तो आज के जमाने में जो हमारे यहाँ जो त्रुटियां हो रही हैं, फैमिली टूट रही है, ये भी खत्म हो जाए। ये तो था महाभारत का ज्ञान। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
मैम ये तो थी महाभारत की खूबसूरती, जिसे हमने बहुत डीप डाउन होकर जाना कि कैसे महाभारत घर में रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछ रही हूँ, आजकल आपने ज्यादातर यंगस्टर्स को देखा होगा, या तो वो अपने पास्ट में उलझे रहते हैं या अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? देखिए, अगर आपको अपनी जीवन को सफल बनाना है, इसको कामयाब बनाना है, जो आप उर्दू में कामयाब कहते हो, सक्सेस करना है, तो आपको धरास्थल पर रहना है। और धरास्थल का मतलब है कि आपको प्रेजेंट में रहना है, आपको यथार्थ में रहना है। तो अगर युवा अपनी खूबियाँ, एक हमारे यहाँ अंग्रेजी में जब मैंने मैनेजमेंट करा था सिखाते थे, लेकिन हमारे यहाँ बचपन से सिखाया जाता है कि अपनी खूबियाँ जानो और अपनी बुराइयाँ जानो, और अपनी बुराइयों पे काबू करो और अपनी खूबियों को बढ़ाओ। तो आज के युवा को सबसे पहले ये जानना चाहिए कि वो अपने उसकी काबिलियत क्या है और अपनी काबिलियत को बढ़ाना है। अगर हमें कोई चीज काबिलियत नहीं है और हम जबरदस्ती उसको परस्यू कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी इंसान में कोई भी काबिलियत नहीं है, आप में किस चीज की काबिलियत है वो जानना जरूरी है। व्हाट आर यू गुड एट, वो जानना जरूरी है। व्हाट इज योर skill, what is your knowledge level, increase your knowledge level and increase that skill। क्योंकि एक इंसान सब चीज में बहुत रेयर होगा कि जो हरफन मौला जिसको बोलते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। लेकिन हर एक इंसान में भगवान ने हर एक इंसान में कुछ ना कुछ खूबी जरूर दी है। ये हमारी गलती है कि हम उसको पहचान नहीं सकते। तो युवा को चाहिए कि वो अपनी खूबियां पहचाने और अपनी जो करियर बनाए वो शुड बी इन सिंक, मतलब वो उसी के तालमेल में रहे जो उसकी नॉलेज है या उसकी जो स्किल है, तब उसका जो प्रोग्रेस है वो बेटर होगा। हम साइंटिफिक ब्राइट ऑफ माइंड नहीं है, लेकिन हमको फोर्स करा जा रहा है कि हम साइंस लें, तो हम कामयाब नहीं होंगे। इसी हिसाब से हम कोई भी चीज ले, हमारे आर्ट में है या हमारा फिल्म मेकिंग में है या किसी भी चीज में है, किसी का कम्युनिकेशन में है, तो हमें अपनी खूबियां को, हर खूबी को हमें पहले तो हमारे जो पहले पढ़ाई होती थी बहुत ही व्यापक पढ़ाई होती थी। आप देखेंगे कि मैं एग्जाम्पल महाभारत से लेती हूँ कि अर्जुन ने डांस टीचर बना, ठीक है, भीम एक कुक बने, ठीक है, तो अलग सहदेव एस्ट्रोलॉजर बने। कहने का मतलब है कि हमारी जो एजुकेशन प्रणाली थी उसमें उनको सब चीज का एक ज्ञान दिया जाता था। उसके बाद वो समझते थे कि हमारी इसमें ज्यादा हम कामयाब हैं, ये हमारी प्लस पॉइंट्स है। तो उस चीज को हमें युवा को ये चाहिए। एक और चीज युवा को चाहिए जो आपने अभी बातों बातों में कहा, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन। कभी भी हमारे देश में प्राचीन समय में रिलीजन नाम की कोई चीज नहीं थी। हम लोग अध्यात्म, जैसे मैंने कहा, जो कि स्पिरिचुअलिटी से लिंक्ड है, हम हर एक में वो आत्मा देखते हैं, वो स्पिरिट देखते हैं, और हर एक इंसान में, हर एक जानवर में सब। तो हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिटी, और अलग अलग लोगों ने उसको जिस हिसाब से समझा उस हिसाब से उन्होंने उसका प्रचार किया। तो हमारे यहाँ अनेक पंथ बन गए, तो पंथ माने जाते थे। लेकिन जब क्रिश्चियनिटी आई, उसके बाद फिर जब इस्लाम आया, तब ये कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन वहां से आया। क्योंकि हमारे यहाँ ये मानना है कि हम सब जब जन्म लेते हैं, हम सब सनातनी जन्म लेते हैं, जैसे एक पेड़ जन्म लेता है, जैसे एक जानवर जन्म लेता है। अब हमारे ऊपर है कि हम ऊपर उससे उठ के कैसे उठें। उनके यहाँ कुछ सिस्टम और है। तो वो जब हमारा इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर मिडिवल इन्वेडर्स का आया और क्रिश्चियनिटी का आया, तो रिलीजन और इतना ज्यादा ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी आ गई, तो हम लोग को यहाँ पे रिलीजन के नाम से लोगों को बांटा जा रहा है, वर्ण के नाम से, कास्ट के नाम से। हमारे यहाँ कोई कास्ट प्रथा थी ही नहीं। तो हम युवाओं को चाहेंगे कि युवा कभी भी दिमाग में ये नहीं लाए कि ये कास्ट बड़ी है, ये कास्ट छोटी है, और या ये रिलीजन बड़ी है या रिलीजन छोटी है। सबको अपने अपने सोचने के तरीके से ऊपर जाना है और सबको सम्मान देना है। आप जो भी इष्ट को माने, हम चाहे गणेश को माने, हम चाहे देवी को माने, चाहे हम राम को माने, चाहे कृष्ण को माने, चाहे इंद्र को माने, चाहे ईसा को माने, चाहे बुद्धा को माने, हम जिसको भी माने हमें वो अच्छा लगता है, वो हमारे मेंटल मेकअप से सूट करता है, तो हम उसको सम्मान दें। तो युवाओं को ये जानना चाहिए, पहली बात युवाओं को वेरी क्लियरली, कि अपना करियर बनाएं, लेकिन मूल्यों के साथ।
मूल्य नहीं छोड़े, धर्म नहीं छोड़े। धर्म इज मूल्य, धर्म इज नॉट रिलीजन। ठीक है, तो धर्म मीन्स की रूल्स एंड रेगुलेशंस, वैल्यू सिस्टम्स जो एक ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू सिस्टम्स है, उसको लेके अपने करियर को बनाएं, अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, अपने सहयोगियों को उतना ही सम्मान दें जितना वो सस्पेक्ट करते हैं कि मुझे दे। आपको वही मिलेगा जो आप दोगे, आपके अंदर वही निकलेगा आपके अंदर से जो आपके अंदर है। आज एक कंप्यूटर हमें सिखाता है कि आप जो फीड करते हो वो निकलता है। अंदर पॉजिटिविटी रखो, अंदर हैप्पीनेस रखो, प्रसन्नता रखो, वही आप बांट पाओगे। और जब आप पॉजिटिव और प्रसन्न रहोगे तो आपकी जो ब्रेन है वो बेटर काम करेगी, आपका दिल बेटर काम करेगा, तो आप अपने आप को हल्का महसूस करके कामयाबी की तरफ जा सकते हो। एक बोझ जो हाथ में ले लेता है इंसान के, हमारी रिलीजन ये है, तुम्हारी रिलीजन तो खराब है, वो एक तरह का बोझ है हमारे ऊपर, वो हटना चाहिए। जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मीरा मैम आपसे जानना चाहूंगी कि आपने द्रौपदी के किरदार को बहुत ज्यादा पढ़ा है, सीखा है, आप द्रौपदी के किरदार को रियल लाइफ से कैसे रिलेट करते हैं? देखिए, द्रौपदी वो एक महिला है जो आज की महिलाओं का जो हमारा स्ट्रगल है, हमारी जो चैलेंजेस हैं, उसने उस समय झेला था। आज जो लांछन कभी भी लग जाता है कामयाब औरत के ऊपर कि भाई अरे वो आप कामयाब कैसे हो गई, जैसे कि औरत में ब्रेन नहीं होती है और वो मेहनत नहीं कर सकती है। उस समय द्रौपदी, क्योंकि उसका इंडिविजुअलिटी है, हमारे यहाँ प्राचीन समय में इंडिविजुअलिटी मानी जाती थी। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इसको चैलेंज करा, जैसे दुर्योधन ने चैलेंज करा। उस चीज को द्रौपदी ने कैसे स्पिरिचुअलिटी कृष्ण के द्वारा और अपनी पतिव्रता धर्म निभा के दिखाया कि मैं इक्वल हूं। तो जो चैलेंजेस, द डिलेमा मैं उसको कहती हूँ, द डिलेमा ऑफ द्रौपदी इज टुडे मॉडर्न प्रोग्रेसिव वुमेन्स डिलेमा, क्योंकि द्रौपदी एक बहुत ही प्रोग्रेसिव महिला थी। हमारी आज की महिलाएं जो पढ़ लिख के बराबरी से अपना एक कहते हैं इंडिविजुअल, अपना एक करियर बनाना चाहती हैं, अपने परिवार के में योगदान देना चाहती हैं, अपने समाज में योगदान देना चाहती है, वो भी अपनी एक इंडिविजुअलिटी बनाना चाहती है ना। वो ये सिर्फ नहीं चाहती कि मैं उसकी बेटी हूँ या उसकी पति हूँ या उसकी बहन हूँ, मैं भी कुछ हूँ और मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। तो वही जो डिलेमा ऑफ द्रौपदी आज की वुमेन का डिलेमा है, प्रोग्रेसिव वुमेन का, बिकॉज शी वॉज अ प्रोग्रेसिव वुमेन, शी फेस्ड फ्रॉम फ्यू सेक्शंस। वहां तो महाभारत कहते हैं ना कि महाभारत मतलब पूरे भारत के लोग, महाभारत एक्चुअली मीन्स द इतिहास ऑफ द ग्रेटर भारत, भारत वंश के अलावा। तो जो महाभारत था, जो भारत वंश के अलावा जो राज्य थे, वो सब उसके साथ आए। मैम, अगर हम जब द्रौपदी की बात करते हैं तो स्पेसिफिक अगर मेल कम्युनिटी की बात करूं, तो जब द्रौपदी और मेल कम्युनिटी की बात होती है तो द्रौपदी को हमेशा नेगेटिव दिखाया जाता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ये बहुत गलत दिखाया जाता है। सबसे पहले तो अवधारणा क्या दिखाई जाती है कि अरे वो पांचाली इसलिए थी क्योंकि उसके 5 पति थे। अरे बुद्धिहीनो, पांचाली का मतलब है वो पांचाल देश की राजकुमारी थी, जैसे कौशल देश की राजकुमारी कौशल्या थी, जैसे गांधार देश की राजकुमारी गांधारी थी। तो वो लोग इसलिए नेगेटिव बोलते हैं क्योंकि एक गलत प्रचार ये हुआ है कि वो दुर्योधन को देख के, गिरता हुआ देख के हंसी, और उसने कहा अंधे का बेटा अंधा, जो कि बिल्कुल मतलब असत्य है, क्योंकि ग्रंथ में इस तरह से नहीं लिखा है। तो उनके दिमाग में एक जो बातें फैला दी गई है, उसका नेगेटिव कैरेक्टर जो बताया गया है वो उनके दिमाग में भर गया है, क्योंकि फिल्म के द्वारा, राइटिंग्स के द्वारा, टीवी सीरियल्स के द्वारा। तो जब आपको एक चीज ठूस के दिखाई जाती है तो आप उसको सच मान लेते हो। तो इसलिए उनके दिमाग में उसके कैरेक्टर के बारे में ये है कि वो रिस्पॉन्सिबल थी धर्म युद्ध के लिए, जो कि महाभारत ग्रंथ में लिखा गया है। तो धर्म युद्ध जो हुआ था वो द्रौपदी की वजह से नहीं हुआ था। शी वॉज नॉट द कॉज, शी वॉज द विक्टिम ऑफ द युद्ध। तो इसीलिए वो नेगेटिव मानते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि उसकी वजह से बहुत कुछ उथल पुथल हुई है, और ये गलत धारणा है। और उसको हम लोग, हमारा बनता है कर्तव्य कि हम अपने माध्यम द्वारा जितना लोगों को सही ज्ञान दे सके, इस बात को ठीक करके उनको बताएं, उनको पेज नंबर बताएं, उनको बोले किताब पढ़ो।
लेकिन जब हम पढ़ेंगे नहीं और सुनी सुनाई बातों पे जाएंगे तो यही हर्ष होगा जी। इसी के साथ आज का हमारे लिए स्पेशल पॉडकास्ट यही पेंड होता है। मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू हमारे शो पे आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगर आप भी चाहते हैं कि हम अगला एपिसोड द्रौपदी के ऊपर बनाएं, कैसे वो जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेट करती हैं, तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।